नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं अपने रसायन शास्त्र के अंतर्गत आने वाले परमाणु मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परमाणु मॉडल क्या होता है, क्या है आखिरकार परमाणु मॉडल। तो ऐसा मॉडल जिसके अंतर्गत हमें नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की समस्त स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ पर नाभिक है, क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इन सबकी स्थिति जो होती है, इन सबके बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु मॉडल। अब इस परमाणु मॉडल के बारे में सबसे पहले हमें बताया किसने, आते हैं जे थॉमसन। सर जे थॉमसन जो हैं, इन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में बताया, इससे संबंधित एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? उनको बोला जाता है तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी। अब तरबूज सिद्धांत क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इन्होंने जो परमाणु की स्थिति जो बताई, इन्होंने जो मॉडल दिया वो एक तरबूज पर प्रयोग करके दिया। इन्होंने क्या बोला कि एक तरबूज होता है, मान लेते हैं क्या है, तरबूज है, उसका जो लाल वाला हिस्सा है, रेड जो हिस्सा होता है, वह क्या होता है, प्रोटॉन। बाकी जो काले काले उसके जो बीज होते हैं वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अतः इन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने मॉडल में क्या बताया कि जो परमाणु की स्थिति है, जो परमाणु है उसका लाल वाला हिस्सा है जो तरबूज के हिसाब से, वह उसका प्रोटॉन है। बाकी जो बीज तरबूज में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं काले काले, वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इनका ये जो सिद्धांत है ये वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न था, इसलिए ये मान्य नहीं रहा। इसके बाद आते हैं कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी आते हैं, इन्होंने भी परमाणु का मॉडल दिया, परमाणु के बारे में बताया। इन्होंने कैसे बताया परमाणु के बारे में? इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, साथ ही अल्फा किरणों को इन्होंने निकाला। अल्फा किरण कहाँ से आता है? हमने जानते हैं रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनसे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। वहाँ से इन्होंने अल्फा किरणों को एकत्रित किया। अब उन अल्फा किरणों को लेकर एक सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने प्रवाहित किया। तो जो किरणें इन्होंने देखा कि जो किरणें सीधी पन्नी को पार करती हुई बाहर निकलती गई, इन्होंने इस बात से किस चीज़ की पुष्टि की कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। एक बात की पुष्टि हो गई। अब दूसरा क्या, कुछ किरणें जो गई नाभिक में, जो सोने की पतली पन्नी थी उसमें गई और लास्ट में क्या हुआ, बीच से जाकर थोड़ी तिरछी होकर बाहर की ओर निकल गई। जो किरणें सीधी पार करके निकल गई उनको क्या बोला इन्होंने कि भैया जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला है। और जो किरणें बीच से थोड़ी तिरछी होकर मुड़ गई, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर से तिरछी होकर मुड़ जाती है, इससे किस चीज़ की पुष्टि की कि जो परमाणु है उसका बीच का भाग जो है, अधिकांश भाग जो है वह धनावेशित होता है। कैसा है, बीच का हिस्सा कैसा होता है, धन आवेशित होता है, उन पर धनावेश होता है। इसके बाद एक किरण ऐसी हुई, लगभग 20,000 किरणों में से एक किरण ऐसी देखने को मिली इन्हें कि वह बीच में गई और टकराकर वापस मुड़ गई। आप देख रहे होंगे एक किरण जाती है और वापस यहाँ से टकराकर वापस हो जाती है। इस चीज़ से किस बात की पुष्टि हुई कि जो परमाणु है उसका बीच का भाग जो है वह ठोस है। इस ठोस भाग को ही इन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। जो परमाणु का बीच का हिस्सा ठोस पाया जिससे एक किरण गई और टकराकर वापस आ गई, उस चीज़ की किस बात की पुष्टि की इन्होंने कि जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग ठोस है। इस ठोस भाग को इन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। बीच का भाग जो ठोस है इसको क्या बोला, नाभिक बोला। इस नाभिक में इन्होंने क्या बताया कि नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो बीच वाला हिस्सा है इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे। नाभिक के बाद जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उन बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। इस बात के बारे में, इसके बारे में किसने बता दिया, रदरफोर्ड ने बता दिया। क्या लिया इन्होंने अपने प्रयोग के लिए, सोने की पतली पन्नी ली, साथ ही अल्फा किरणें ली। उन अल्फा किरणों की बौछार कहाँ कराई, सोने की पतली पन्नी पर कराई। जो किरणें सीधी पार करती हुई निकल जाती हैं उनसे, उस बात से किस चीज़ की पुष्टि की कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला है। कुछ किरणें बीच तक गईं और फिर तिरछी होकर मुड़ गईं, बाहर की ओर निकल गईं, उससे किस बात की पुष्टि की कि जो परमाणु है उसका बीच वाला भाग धनावेशित होता है। साथ ही एक किरण ऐसी भी देखने को मिली जो बीच में गई और वापस टकराकर आ गई, उससे क्या इन्होंने पुष्टि की कि जो बीच वाला हिस्सा है वह ठोस है और उसी ठोस हिस्से को क्या बोला, नाभिक।
उसी से क्या बोला, परमाणु का नाभिक। इस नाभिक में क्या होता है, इन्होंने बताया कि इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तक की हो गई पुष्टि। अब लेकिन क्या होता है, ये जैसे हम लोग देखते हैं ना अपनी भैया दैनिक दिनचर्या में, हमारे क्लासरूम होता है, एक दूसरे दोस्त वगैरह होते हैं, कोई कुछ करता है तो कोई किसी का देख के कोई कुछ करता है, कोई किसी पर ब्लेम लगाता है या वह उसकी बात काटता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। सेम कंडीशन हम यहाँ रिलेट करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब सबसे पहले आए भैया जे थॉमसन, इन्होंने बोल दिया तरबूज सिद्धांत, तरबूज की तरह लाल वाला हिस्सा काले काले बीज। फिर आए रदरफोर्ड, इन्होंने बोल दिया भैया एक सोने की पतली झिल्ली लेकर ऐसे ऐसे प्रकीर्णन करवाया, तो इन्होंने बता दिया। अब एक आते हैं भैया कौन, मैक्सवेल साहब। कौन आते हैं, मैक्सवेल। मैक्सवेल जी आते हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। यह है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया। और क्या बोला इन्होंने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा और अपनी ऊर्जा का क्या कर देगा, ह्रास कर देगा, अपनी ऊर्जा का लॉस कर देगा। जब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का लॉस होगा तो वह इलेक्ट्रॉन एक स्थिति ऐसी आएगी कि घूमते 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 थक के कहाँ गिरेगा, अपनी बाहरी कक्षाओं से अंदर नाभिक में आकर गिर जाएगा। और यदि नाभिक में गिरा, नाभिक में तो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर गया तो क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन है उसका अस्तित्व जो परमाणु है उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल का खंडन कर दिया किसने, मैक्सवेल ने। क्या बोलकर कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह अपनी ऊर्जा का ह्रास कर देगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगी उसकी, और वह थक हार के कहाँ गिरेगा, आके नाभिक में गिर जाएगा। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन गया यानी कि परमाणु का अस्तित्व खत्म हो गया। रदरफोर्ड के मॉडल का खंडन कर दिया मैक्सवेल ने। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब यहाँ रदरफोर्ड का मित्र बैठा हुआ था भैया पीछे की ओर, एक कौन, नील्स बोर। वह उसने देखा भैया मेरे मित्र ने इतना अच्छा मॉडल दिया, सोने की पतली पन्नी लाया, अल्फा किरणों को लाया, फिर प्रकीर्णन किया, ऐसे पुष्टि की, और ये भैया बीच में आ गया। कौन आ गया, मैक्सवेल। इसने भैया हमारे मित्र के जो मॉडल है उसको खंडन कर दिया। इससे किससे हजम नहीं हुई ये बात, एम नील्स बोर से। किससे हजम नहीं होती ये बात, नील्स बोर से भैया हजम नहीं होती। बोलता मैं भी कुछ करूँगा। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया अपना, बोरबरी सिद्धांत या बोरबरी मॉडल। किसने, नील्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया जिसका नाम होता है बोरबरी मॉडल। इसके अनुसार इसने क्या बताया कि देखो भैया ऐसा है कि बीच में होता है नाभिक, नाभिक के बाहर होती हैं कक्षाएं। बीच में होता है नाभिक, नाभिक में होगा प्रोटॉन, और जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। साथ ही इन्होंने बताया, इस चीज़ की पुष्टि की, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कक्षाएं होती हैं हमारी K, L, M, N। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर और कक्षाएं होंगी जैसे K, फिर और होगी L, ऐसे करके कक्षाएं होती जाती हैं। कौन कौन सी कक्षाएं होंगी, K, L, M, N। इन्होंने बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा, अपनी कक्षा में वह चक्कर हमेशा हमेशा तक लगाता रहेगा, किसी प्रकार से उसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी। लेकिन फिर ने एक बात और बताई कि लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी उच्च कक्षा में जाता है, यानी कि अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है K कक्षा में, लेकिन उसको जाना है L कक्षा में। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो उसको ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहरी कक्षा में यदि जाएगा, उच्च कक्षा में जाएगा, तो उसको ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। यार यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, यदि यहाँ से यहाँ गया तब तो उसको ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन यदि L से K की ओर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। ये तीन कंडीशन इन्होंने बताई। यदि अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वह चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन यदि अपनी कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाएगा, उच्च कक्षा में जाएगा, तो इसको ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। ये तीन चीज़ों की उन्होंने बताया। अब हम भूल जाते हैं
कि कैसे ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, निम्न से उच्च जाएंगे तो त्यागना पड़ेगा या ग्रहण करना पड़ेगा, या उच्च से निम्न में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा। हम सीधा याद रखेंगे, कोई भी स्टूडेंट है, छोटी क्लास का स्टूडेंट है, मान लेते हैं 9th का स्टूडेंट है, अब उस 9th वाले स्टूडेंट को जाके बैठना है 12th की क्लास में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा, उसको और नॉलेज चाहिए, वो सशंकित रहेगा, डरा हुआ रहेगा, मैं 9th का स्टूडेंट, भैया मैं 12th में जाके बैठ गया, पता नहीं सीनियर लोग क्या पूछ लेंगे, क्या क्वेश्चन कर लेंगे। यानी कि उसको अपनी कक्षा से बाहरी कक्षा यानी बड़ी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। यानी कि जब हम नीचे से कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। और वहीं यदि हम बात करें कि 12th का स्टूडेंट आके 9th की क्लास में बैठ जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। क्यों त्यागना पड़ेगा, अब जैसे कोई सीनियर है, 12th का स्टूडेंट है, और वह जाके 9th वाले में बैठ जाता है, तो अब वो भैया 9th का लेवल अलग चलेगा, जबकि उसको तो नॉलेज और ज़्यादा है, तो उसको अपनी नॉलेज को कम करना पड़ेगा बाकी सबके एक जैसा दिखने के लिए, नहीं तो वो अलग दिखेगा कि भैया ये सीनियर है, वो बहुत नॉलेजफुल बात करेगा। तो उसको जब 12 से 12th क्लास से जब वह 9th क्लास में आएगा तो उसको अपनी ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा, उसको नॉर्मल तरीका से बैठना पड़ेगा 9th के स्टूडेंट बन के। यहाँ समझ आया कि जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। एक किसने बताया, नील्स बोर ने बता दिया, जो वर्तमान में बोरबरी मॉडल ही क्या है, मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में जो मॉडल चलता है, कौन सा मॉडल चलता है, मान्यता प्राप्त मॉडल बोरबरी का ही मॉडल है, बोरबरी का मॉडल है। अब क्या होता है, इन्होंने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाएं होती हैं K, L, M, N। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाद कक्षा होगी K, फिर L, फिर M, इसके बाद जो बनेगी वो क्या बनेगी, N। एक होती है क्या, कक्षाएं होती हैं। अब भैया हमें कैसे पता किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसके लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया 2n²। कौन सा फॉर्मूला दिया, 2n² नाम से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, जहां n क्या होती है, कक्षा की संख्या। जैसे K कक्षा होगी, उसको क्या होगी, नंबर 1 कक्षा होगी K, नंबर 2 पर होगी L, 3 पर होगी M, 4 पर होगी N। इतनी कक्षाएं होती हैं। अब यदि यहाँ n की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें K के लिए 1 रखना पड़ेगा, L के लिए 2 रखना पड़ेगा, M के लिए 3, N के लिए 4 रखना पड़ेगा। ये हम वैल्यू रखेंगे तो हमें उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। जैसे K कक्षा के लिए हम 2 रखेंगे, N की जगह 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनल में क्या निकलेगा, 2। अर्थात K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही L में कितने होंगे, 2 करके 2 की पावर 2 करेंगे, कितना निकलेगा, 8। यानी कि L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। M में कितना होगा, 2 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, फाइनल कितना निकलेगा, 18। यानी कि M जो कक्षा है, M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। ऐसे ही N जो कक्षा होती है, 2 गुणे 4 की पावर 2 करेंगे हम, क्या निकलेगा, 32। यानी कि N कक्षा है जो, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 32। इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि जो परमाणु मॉडल है उसमें नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनल में हम देखते हैं जो बोरबरी आते हैं, नील्स बोर, बोरबरी सिद्धांत जो दिया नील्स बोर ने, इन्होंने कक्षाओं को, नाभिक में या प्रोटॉन में जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसके माध्यम से प्राप्त होती है, 2n² नाम के 2n² सूत्र से, 2n² फॉर्मूले से प्राप्त होती है, जिससे हमें पता चला K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, M में 18, N में 32। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक हुआ परमाणु मॉडल के बारे में, इतनी जानकारी पर्याप्त है। आते हैं हम अगली वीडियो लेके नेक्स्ट टॉपिक पर। इस